मेरी उम्र लगभग 11 साल थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी घबराई, हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। लेकिन सामने भाजी को देखा तो दिल को सुकून पहुंचा। नजर मिलते ही उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि जल्दी से बाहर आओ। मुझे लगा शायद भाजी मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती हैं। मैं कमरे के बाहर गई। वहां से वो मुझे फैमिली लिविंग रूम में लेकर गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि शायद कोई सरप्राइज होगा, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उन्होंने अचानक मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने पूरी तरह मुझे अपने वश में ले लिया और फिर मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना मैंने अपनी भाजी से कभी नहीं की थी। और फिर ऐसा मेरे साथ हजारों बार हुआ। ये रोज का एक रूटीन बन गया था। ये अल्फाज कनाडा की रहने वाली उस लड़की की है जिनके साथ 11 साल की उम्र में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थीं। हद तो ये था कि ऐसा सिर्फ एक बहन के साथ नहीं, बल्कि सभी 3 बहनों के साथ भी हुआ था। लेकिन तीनों एक दूसरे के दर्द से अनजान थी। इनका दोषी वही लड़का था जिन्हें बहनें प्यार से भाजी यानी बड़ा भाई बुलाया करती थीं। 25 सालों तक उन्होंने अपना दर्द दिल में दबाए रखा, लेकिन एक तस्वीर ने उन्हें वो हौसला दिया जिससे उन्होंने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा और अपने गुनहगार को अदालत तक खींच लाई। यहां हम कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की पूनी सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो आखिर पूनी सिस्टर्स की पूरी कहानी क्या है? इन बहनों के साथ हैवानियत करने वाला वास्तव में कौन था? वो सभी बहनें आखिर 25 सालों तक चुप क्यों रहीं? और फिर इन सब की पूरी कहानी दुनिया के सामने कैसे आई और इनके गुनहगारों को कोई सजा हुई या नहीं? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इन बहनों की कहानी जब दुनिया के सामने आई तो ना सिर्फ उस पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, बल्कि कनाडा को एक नया कानून भी बनाना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की पूनी सिस्टर्स की है। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानना भी जरूरी है। पूनी सिस्टर्स के पिता का नाम गुरुदेव पूनी और मां का नाम नरेंद्र कौर पूनी था। ये दोनों ही भारत के पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में गुरुदेव पूनी का परिवार मूल रूप से खेती करता था। खेती के साथ साथ गुरुदेव पहलवानी भी किया करते थे। 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर पंजाब से लोग बेहतर जीवन की तलाश में भारत के बाहर, खासकर कनाडा जाकर बस जाते थे। गुरुदेव पूनी भी पंजाब में रहते हुए काफी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी उतनी नहीं थी, इसलिए वो भी कनाडा आने का फैसला करते हैं। वो पहले से कनाडा में रहने वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और काफी प्रयास के बाद फाइनली 1973 में इन्हें कनाडा आने का वीजा मिल जाता है। कनाडा में ये लोग विलियम्स लेक बीसी इलाके को अपना ठिकाना बनाते हैं। ये वो जगह थी जहां पहले से ही काफी पंजाबी परिवार बसे हुए थे। जब ये परिवार कनाडा आया था तब इनकी 2 बेटियां थीं। तीसरी बेटी का जन्म कनाडा आने के बाद होता है। जब परिवार में तीसरी बेटी का जन्म होता है तो उनके पिता कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं और लगभग 3 सप्ताह के लिए घर से ही बाहर चले जाते हैं। हालांकि समय के साथ उनकी नाराजगी थोड़ी कम होती है और एक बार फिर से वो परिवार के साथ रहने लगते हैं। कुछ साल बाद परिवार में फाइनली एक बेटे का भी जन्म हो जाता है। इसका नाम जस्सी पूनी रखा जाता है। 1975 से 80 तक इंडियन कल्चर में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि जब ये परिवार कनाडा आता है तब भी लगभग 15 लोग एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा जब भी परिवार से यहाँ तक कि कोई दूर का रिश्तेदार भी कनाडा आता है तो उनका पहला ठिकाना यहीं पर बनता था। हालांकि कुछ समय बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होती है तब ये लोग अपना एक अलग घर ले लेते हैं। यहाँ तीनों बहनें और एक भाई माता पिता के साथ रहने लगते हैं। हालांकि कुछ समय बाद इनका एक और करीबी रिश्तेदार भारत से कनाडा आता है और इस परिवार के साथ ही रहने लगता है। इस नए मेहमान का नाम मनजीत सिंह विर्क था। वो अक्टूबर 1980 में कनाडा आया था। मनजीत सिंह गुरदेव सिंह की बहन का बेटा था, जिसे उन्होंने ही अपनी बहन के कहने पर कनाडा बुलाया था। गुरदेव सिंह अपनी बेटियों से कहते हैं कि मनजीत तुम्हारा बड़ा भाई है।
ये तुम लोगों का ख्याल रखेगा। तुम सभी बहनें इसकी बात मानोगी और इसे पूरी इज्जत भी दोगी। मंजीत को परिवार के बेसमेंट में रहने की जगह दे दी जाती है। तब मंजीत सिंह विर्क की उम्र 19 साल थी। 1980 में ही कुछ काम के सिलसिले में गुरदेव सिंह को भारत आना पड़ता है। उनके साथ उनकी पत्नी भी आती हैं। वो अपनी बेटियों से कहते हैं कि हम लोग भारत जा रहे हैं। इस बीच तुम्हारा भाई मंजीत ही तुम लोगों की देखभाल करेगा। माता पिता के भारत जाने के बावजूद बहनें परेशान नहीं थीं, क्योंकि परिवार में उनका ध्यान रखने के लिए एक बड़ा भाई था। इसके अलावा परिवार वालों ने एक करीबी रिश्तेदार की महिला को भी कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए बुला लिया था। माता पिता को भारत गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। परिवार की मझली बेटी जीती पूनी अपने कमरे में सो रही थी, जबकि उनका कजन भाई मंजीत बेसमेंट वाले कमरे में सो रहा था। बगल के कमरे में उनकी आंटी सो रही थीं। इस समय जीती पूनी की उम्र लगभग 11 साल थी। जब जीती पूनी गहरी नींद में सो रही थीं, तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उसे पैर हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा है। वो हड़बड़ाकर बैठ जाती है। सामने देखती है तो मंजीत विर्क खड़ा है। मंजीत को प्यार से जीती पुनी भाजी यानी बड़ा भाई बुलाया करती थी। जीती पुनी के उठते ही मंजीत उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर आने को कहता है। जीती पुनी को लगता है कि शायद भाई मुझे कुछ बताना चाहते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बाहर बुलाया है। इसलिए जीती पुनी चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां से मंजीत उन्हें फैमिली लिविंग रूम में लेकर चला जाता है। अब तक जीती पूनी को इस बात का एहसास नहीं था कि मंजीत का इरादा नेक नहीं है, इसलिए वो बिना किसी विरोध के आराम से कमरे में चली जाती है। लेकिन कमरे में जाते ही मंजीत बहुत ही गलत तरीके से जीती पूनी को छूना शुरू करता है और फिर रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करते हुए जीती पूनी के साथ जबरदस्ती करता है। तब उन्हें समझ ही नहीं आता है कि भाई ने उनके साथ क्या किया है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं करती है। डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि परिवार में उसने शुरू से ही देखा था कि परिवार के बड़े जो कुछ भी करते हैं वो ठीक होता है। इसके अलावा जीती पूनी ने उस दौर की कई सारी बॉलीवुड फिल्में देखी थीं, जिसमें इस तरह की विक्टिम को ही विलेन के तौर पर दिखाया जाता था। समाज और रिश्तेदार उन्हें दोष ही देते थे। इसलिए जीती पूनी को लगने लगता है कि अगर उसने अपने साथ हुई जबरदस्ती की बात परिवार वालों को बताई तो लोग उसे ही दोष देना शुरू करेंगे और फिर उसे ही सजा मिलेगी। इसलिए वो खामोश रहती है। इस खामोशी का फायदा उठाकर मंजीत सिंह दरिंदगी को रूटीन में शामिल कर लेता है। अगले 5 सालों तक वो जीती पूनी के साथ एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हैवानियत को अंजाम देता है। कई बार तो गहरी नींद से उठाकर कई बार सुबह स्कूल जाने से पहले वो जीती पूनी को अपना शिकार बनाता है। उसने जीती पूनी को डरा दिया था कि अगर तुमने अपनी जबान किसी के सामने खोली तो तुम्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा, साथ ही भारत भेज दिया जाएगा। इस कारण वो डर से चुप रहती है। यहां तक कि माता पिता के भारत से वापस आने के बावजूद वो उन्हें कुछ नहीं बताती है और चुपचाप सहती रहती है। ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहा। भले ही 5 साल के बाद जीती पूनी के साथ जबरदस्ती का दौर थम गया था, लेकिन इन 5 सालों में उनके मन में इतना डर और सदमा बैठ गया था कि वो ना तो किसी से ढंग से बात कर पाती थीं और ना ही किसी से उतना मिलना जुलना पसंद करती थीं। डर के कारण हर किसी को वो शक की निगाह से देखना शुरू कर देती थीं। हालांकि बीतते समय के साथ जीती पूनी अपने बचपन को एक बुरा सपना मानकर भुलाते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने लगती हैं। उनकी बाकी 2 बहनें भी अपने करियर में आगे बढ़ती रहती हैं। यहां तक कि मंजीत भी 90s के दौर में ही इस परिवार से अलग होकर अपनी दुनिया में खो जाता है। इस बीच इन तीनों बहनों की शादी भी होती है, लेकिन एक बहन का डिवोर्स हो जाता है, जबकि 2 बहनें अपने पति और परिवार के साथ आगे बढ़ती हैं। गुजरते वक्त के साथ आता है साल 2006। एक दिन इन 3 बहनों में से एक बहन की नज़र मंजीत की एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें वो एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में लिए बैठा था। उस तस्वीर को देखकर वो बेहद घबरा जाती है। उनका बचपन का जख्म एक बार फिर से हरा होने लगता है। उन्हें डर सताने लगता है कि शायद मंजीत अभी भी अपने करीबी रिश्तेदारों की छोटी बच्चियों को शिकार बना रहा है। वो फैसला करती है कि अगर अभी चुप रही तो न जाने कितनी लड़कियां उस दर्द से गुजरेंगी जिस दर्द से वो मंजीत की वजह से गुजरी है। इसलिए वो हिम्मत जताकर अपनी एक बहन से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। जैसे ही वो मंजीत की नई तस्वीर
और अपने साथ हुई घटना के बारे में अपनी बहन को बताती है तो दूसरी बहन भी रोते हुए कहती है कि ऐसा तो मेरे साथ भी मंजीत ने कई बार किया था। इतना ही नहीं, दोनों बहनें जब अपनी तीसरी बहन से इस बारे में बात करती हैं तो वो भी रोते हुए मंजीत के काले कारनामों के बारे में बताती है। ये पहली बार था जब तीनों बहनें समझ पाती हैं कि मंजीत ने केवल किसी एक को नहीं बल्कि बारी बारी से तीनों ही बहनों को अपना शिकार बनाया था। तीनों के मन में इस तरह डर बिठा दिया था कि किसी ने कभी एक दूसरे से खुलकर इस बारे में कभी बात नहीं की। इस सच्चाई के बाहर आने के बाद तीनों बहनें काफी देर तक रोती रहती हैं और तय करती हैं कि वो मंजीत को उसके गुनाहों की सजा जरूर दिलवा कर रहेंगी। सबसे पहले मंजीत के गुनाहों के बारे में पूनी सिस्टर्स अपने माता पिता से बात करने का फैसला करती हैं। बेटियों की बात सुनते ही माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम परिवार के दूसरे सदस्यों को भी जमा करेंगे और इस बारे में बात करेंगे। लेकिन परिवार की झूठी इज्जत की खातिर पूनी सिस्टर्स के पिता कभी भी परिवार के दूसरे सदस्यों को जमा नहीं कर पाते हैं और इस बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा ना करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मंजीत विर्क उन्हीं की बहन का बेटा था। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई होती तो मंजीत के जेल जाने का खतरा था और वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। इसके अलावा उन्हें डर था कि पंजाबी कम्युनिटी में उनका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चुप्पी साधने का फैसला किया। पूनी सिस्टर्स को अपने पिता की चुप्पी रास नहीं आई और उन्होंने खुद ही इसे दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। इस बारे में वो अपने करीबी कज़न सिस्टर राजेंद्र राणा से बात करती हैं। इन बहनों की बात सुनकर उनके कज़न सिस्टर भी कहती हैं कि मंजीत ने उसके साथ भी कई बार गलत करने का प्रयास किया था, लेकिन हमने उसे रोक दिया था। कुल मिलाकर एक बात सामने आ जाती है कि मंजीत आदतन अपराधी है जो अपने करीबी रिश्तेदारों की छोटी बच्चियों को हिंसा का शिकार बना रहा है। जब इन बहनों को परिवार वालों से कोई समर्थन नहीं मिलता है तब ये खुद ही कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करती हैं। हालांकि उनकी लड़ाई उतनी आसान नहीं होती है। 2007 में फाइनली जीती कीरी पुनी और राजेंद्र राणा पुलिस के पास जाकर मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ अपने साथ हुई घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले इस मामले में उतनी तेजी से काम नहीं करते हैं जितना कि इन लोगों से उम्मीद थी। पुलिस के सामने भी इस मामले में चुनौती थी क्योंकि घटना 1980 से 85 के आसपास हुई थी और शिकायत 26 साल बाद यानी 2007 में हो रही थी। इसलिए पुलिस के पास ज्यादातर बस टेस्टिमोनियल एविडेंस ही थे। इसी आधार पर ही सही 2011 में पुलिस वाले मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ चार्जेस तय कर देते हैं। हालांकि इसके बावजूद ट्रायल जल्दी शुरू होने की बजाय 4 साल और लग जाते हैं, यानी 2015 में जाकर इस मामले में मुकदमा शुरू होता है। अगले कई सालों तक इस मामले में सुनवाई होती रहती है। तीनों बहनों के अलावा उनकी चचेरी बहन राजेंद्र राणा के बयान कई बार लिए जाते हैं। फाइनली 6 अप्रैल 2018 को ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैंडर्स इस मामले में अपना फैसला सुनाते हैं। यहां मंजीत सिंह विर्क को असॉल्ट, इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट तथा इनडिसेंट असॉल्ट का दोषी करार दे दिया जाता है। ये फैसला जीती पुनी, सलक्षणा पुनी और उनकी चचेरी बहन राजेंद्र राणा से जुड़े मामले में आया था। कीरा पुनी से जुड़े आरोपों में ठोस सबूत नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कीरा पुनी के मामले में मंजीत को दोषी नहीं ठहराया जाता है। कुल मिलाकर अदालत का फैसला उन बहनों के लिए बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि अदालत में ये साबित हो गया था कि मंजीत सिंह विर्क ने रिश्ते और भरोसे का मान न रखते हुए मासूम लड़कियों के साथ हैवानियत की थी। जो मंजीत अब तक दुनिया की नज़रों में बेहद ही शांत और शरीफ बना घूम रहा था, वो अदालत में अपराधी साबित हो गया था। अब बहनों को उम्मीद थी कि उनका दोषी सलाखों के पीछे भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। इस मामले में अदालत में आगे की कार्यवाही शुरू भी होती है, लेकिन तभी मंजीत सिंह विर्क के वकील अदालत में एक अपील दायर करते हुए कहते हैं कि कनाडाई सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है कि किसी भी आरोपी का ट्रायल 30 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए था। अगर उससे पहले पूरा नहीं हुआ तो ऐसे मामले में आगे की सुनवाई रोकी जा सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि पूनी सिस्टर्स के मामले में 2011 में ही आरोप तय कर लिए गए थे, लेकिन इस मामले में अदालत का फैसला आते आते 2018 आ गया। यानी इस सुनवाई में लगभग 7 साल यानी 84 महीनों से अधिक का समय लग चुका था, जबकि कनाडाई कानून कहता है कि यह सुनवाई 30 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए थी।
बस इसी आधार पर मनजीत सिंह विर्क के वकील अदालत में अपील करते हैं कि इस मामले में आगे की सुनवाई रोक दी जाए। इस अपील पर सुनवाई होती है और अदालत को ये पता है कि वास्तव में इस पूरे मामले में सुनवाई में काफ़ी देरी हुई है। ये देरी बचाव पक्ष के वकील की ओर से जानबूझकर की गई देरी से कहीं ज़्यादा सिस्टम की ओर से की गई देरी है। इस आधार पर अदालत द्वारा जून 2019 में जज स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स का आदेश दे देते हैं। इस आदेश के बाद मनजीत सिंह विर्क के दोषी होने के बावजूद उसे सज़ा सुनाने से संबंधित सुनवाई नहीं हो पाती है और मामला बिना सज़ा के ही बंद हो जाता है। भले ही मनजीत सिंह अदालत की सज़ा और जेल जाने से बच गया था, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो गुनहगार साबित हो गया था। जो खानदान और रिश्तेदारों की नज़रों में बड़ा ही सज्जन बना फिर रहा था, वो ना जाने कितनी ही लड़कियों का गुनहगार था। भले ही अदालत से सज़ा नहीं मिली, लेकिन तब इस मामले ने पूरे कनाडा का ध्यान अपनी ओर खींचा। न्यूज़पेपर और मीडिया में इसे प्रमुखता से जगह मिली, जबकि एक फिल्म मेकर्स ने इन 3 बहनों की आपबीती पर बिकॉज वी आर गर्ल्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया में काफ़ी तारीफ बटोरी थी। जीती पूनी ने दुनिया तक अपनी आपबीती पहुंचाने के लिए द साइलेंट स्टोनिंग रीडिस्कवरिंग इनोसेंस आफ्टर चाइल्डहुड यूज नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी बुरी यादों से लेकर इस पर चुप रहने के कारणों और परिवार की खामोशी पर बात की। इतना ही नहीं, पूनी सिस्टर्स के मामले अदालत में सुनवाई के तरीकों को लेकर कनाडा कानूनी प्रक्रिया की काफ़ी आलोचना भी की गई। इस कारण कनाडाई संसद में एक बिल C3 लाया गया। इसके तहत असॉल्ट लॉ और सोशल कॉन्टेक्स्ट से संबंधित शिक्षा भविष्य के जजों के लिए अनिवार्य कर दी गई, ताकि भविष्य में कोई मनजीत सिंह विर्क बच्चियों का जीवन बर्बाद करके कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर बिना जेल की सजा के बरी न हो जाए। भले ही मंजीत इन बहनों के मामले में जेल जाने से बच गया था, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने के बाद कुछ और लड़कियां हिम्मत जुटाकर सामने आती हैं। उसके खिलाफ नए मामले दर्ज किए जाते हैं। इन्हीं में से एल्बर्टा के एक केस में 2022 में मंजीत को दोषी ठहराया जाता है और 2023 में उसे 6 महीने की जेल होती है। उसे कानूनी तौर पर ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।